Good morning, class. Today we will start the chapter number 16, light. We know that light is a form of energy. Light एक एनर्जी का ही फॉर्म है. जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है. सेम उसी तरह लाइट भी एक एनर्जी है जिसके कारण हम हमारे चारों ओर की पूरी दुनिया को देख सकते हैं. लाइट की एब्सेंस में हम कुछ भी देखने योग्य हमारी आंखें नहीं होती, क्योंकि आई है ज़रूर, लेकिन हम उस आई की हेल्प से चीज़ों को तब देख सकेंगे जब हमारे आसपास लाइट होगी. तो आज हम ये समझते हैं कि कैसे हम लाइट की हेल्प से ऑब्जेक्ट को, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है उसे देख सकते हैं. उसकी बहुत सिंपल प्रोसेस है कि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल्स होती है, ठीक है, तो वो उससे रिफ्लेक्ट होती है और हर डायरेक्शन में इधर उधर फैलती है. जैसे कि कोई सनलाइट है, सन से आने वाली जो लाइट रेज है वो हमारे चारों ओर फैली हुई है सभी जगह, और जितनी भी चीज़ों से टकराती है, टकराकर वो हमारी आइज़ तक पहुंचती है, और जिसके कारण हम हमारे आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं. यानी कि ये जो लाइट है, ये जब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब उस रिफ्लेक्टेड रे की हेल्प से हम उस लाइट को देख सकते हैं. When light traveling in a medium falls on a surface, then it return back in the same medium. जब कोई लाइट है ट्रैवल करती हुई किसी सरफेस से टकराती है और वो सरफेस भी पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस होगी, तो वो वहाँ से रिटर्न हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, तो ऐसी लाइट को हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब ऐसा ऑब्जेक्ट्स पर भी होता है. ठीक है, जब कोई लाइट रेस, जैसे सन से आने वाली लाइट है, वो पूरी अर्थ सरफेस पर फैली हुई है. अब जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती है, जब वो लाइट रेस उससे टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट से, तो रिफ्लेक्ट हुई वाली रेस जो है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है और हमें वो चीज़ दिखाई दे रही है. तो इस तरह के इंसिडेंट जिसमें लाइट रे का किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल्स होना और टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है. रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन द सेम मीडियम. रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि लाइट रेस का बाउंसिंग बैक होना, यानी कि टकरा के रिटर्न आना उसी मीडियम में, सेम मीडियम में. उसे हम कहते हैं, जिसमें वो ट्रैवल कर रही थी वही मीडियम, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट लाइट एंड रिफ्लेक्शंस. आप लोग क्लास 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट क्या होता है, बट क्लास 8 में इस चैप्टर 16 में हम थोड़ा सा और लाइट के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे. एक एक्टिविटी आपको गिवन है, टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो नेचर है लाइट का, वो पॉसिबल होता है. तो देखिए, पूरी एक्टिविटी से बेटर है मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और मिरर शो करने के लिए हमेशा हम पीछे वाला सरफेस जो एरिया है इस पर हम पॉलिश कर देते हैं. जो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है ये MM- एक मिरर है और उसके पीछे क्या किया हुआ है, एक पॉलिश किया हुआ है. ठीक है, अब मिरर को तो सीधा रखा है आपने, पर एक साइड से आप किसी भी बल्ब को या टॉर्च को जलाइए और उसकी कुछ लाइट रेज, जो टॉर्च की जो बीम होती है, लाइट बीम्स, वो बिल्कुल सामने इस तरफ आती हुई नज़र आएगी. अगर आपको पतली सी लाइट बीम देखना हो तो आप इसको एक बॉक्स से कवर कीजिए और केवल एक छोटा सा होल कर दीजिए, ताकि इसमें से सिर्फ उस होल के बराबर, जिसको हम स्लिट कहते हैं, छोटे से होल को हम स्लिट कहते हैं, केवल वहीं से सिलेक्टेड लाइट रेज ही अंदर से निकल पाए बाहर, और वो आपको विजिबल होगी. जब वो टकराएगी तो वो लाइट रेज आपको टकरा के रिटर्न जाती हुई नज़र आती है. ठीक है, वहीं पर आप रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं. तो जो लाइट रेज किसी सरफेस पर फॉल्स होती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. जो उस सरफेस से टकरा के रिटर्न जाती है, ये एयर है, पूरा मीडियम एयर से आई है और टकरा के एयर में ही रिटर्न जाएगी. वो कांच के अंदर नहीं जा रही है, मिरर के अंदर नहीं जा रही है, वो एयर से आई है और एयर में जा रही है. तो जो आने वाली रेज है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो जाने वाली रेज है उसे हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन हुआ है इसलिए उसका नाम रिफ्लेक्टेड रे होता है, जो टकरा कर जा रही है. और
इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के जस्ट बीच वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं एंगल आर। आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई का मतलब होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये नैरो स्लिट से अगर हमने लाइट बीम को पास किया तो हमने उस डार्क रूम में भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो जहाँ पर आपको बहुत इजीली ये बीम नज़र आएगी और दूसरी ओर रिफ्लेक्ट होती हुई भी नज़र आती है। इस इंसिडेंट को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ये रिफ्लेक्शन कैसा होता है? प्लेन मिरर से। अब रिफ्लेक्शन को तो हमने अच्छे से समझ लिया और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को भी हमने समझ लिया। फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल आई क्या होता है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शंस के लॉ पढ़ेंगे। लॉ सिर्फ और सिर्फ दो ही है और लॉ ये इंडिकेट करते हैं कि रिफ्लेक्शन कब और किस केस में पॉसिबल है। तो रिफ्लेक्शन में हमेशा याद रखना कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के इक्वल होती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट रे जिस एंगल से मिरर पर फॉल्स होती है जस्ट उसी एंगल से वो उस मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। आई और आर की वैल्यू इक्वल होती है। सेकंड है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तीनों और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। आप फिर से इस डायग्राम को देखिए और समझिए कि ये वाला एंगल आई है यानी इंसिडेंट रे जिस एंगल पर इस मिरर पर आएगी उसी एंगल से ये क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट, यानी आई और आर की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, उसी के अलावा इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर फॉल्स होती है उसी पॉइंट से कौन सी रे निकल रही है? रिफ्लेक्टेड रे। उसी पॉइंट से कौन कनेक्ट है? नॉर्मल। ठीक है, तो ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाए करते हैं, मिरर के एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो ये दोनों हमारे रिफ्लेक्शन के लॉ थे और रिफ्लेक्शन के लॉ दो ही होते हैं, इसके अलावा तीसरा लॉ नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। नाउ एक्टिविटी 2, टू वेरीफाई द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आई और आर दोनों इक्वल होते हैं, एंगल आई और एंगल आर, तो उसे हम एक्टिविटी 2 की हेल्प से वेरीफाई करेंगे। उसके लिए आपको एक ड्राइंग बोर्ड लेना है, ड्राइंग पिन्स लेना है, कॉमन पिन्स लेना है, एक प्लेन मिरर लेना है, वुडन ब्लॉक लेना है, एक शीट लेना है वाइट पेपर वाली, और एक पेंसिल लेना है, और एक स्केल और प्रोटेक्टर लेना है। अब आप जो शीट है, वाइट शीट है, ठीक है, उसको ड्राइंग बोर्ड पर इस तरह से प्रॉपरली फिक्स कर देंगे। ड्राइंग पिन की हेल्प से आपको एक शीट को फिक्स करना है ड्राइंग बोर्ड पर। देन आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एम डैश, जो आपके मिरर का काम करेगी। ठीक है, तो ये एम और एम डैश क्या है? एक स्ट्रेट लाइन आपने इधर ड्रॉ की है, ठीक, जो आपके मिरर की पोजीशन दिखाती है। इसी लाइन पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिरर को रखना है, इसलिए पहले से आप इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। नाउ जस्ट इस लाइन के बीच का एक कोई पॉइंट लेना है जिसका नाम ओ है, वहाँ पर आपको प्रोटेक्टर रख के एक स्ट्रेट लाइन खींचना है 90 डिग्री के एंगल पे, जिसका जो एक नॉर्मल की तरह काम करता है। तो आपको एक लाइन खींचना है जिसको आप ओ एन कहेंगे। ओ एन आपका एक नॉर्मल की तरह काम करेगा। नॉर्मल मिरर के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको कोई भी एक सूटेबल एंगल लेना है जो इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करें। तो कुछ इस तरीके से आप 90 डिग्री का एंगल लेने के बाद आपने ये एक लाइन आपने मन से ड्रॉ कर ली, अपनी मर्जी से एक लाइन ओ ए आप ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है ना कि कोई भी एंगल पे इंसिडेंस हो सकती है लाइट। तो आपने ए ओ एक लाइट रे बनाई है जो ये शो कर रही है कि आप वो किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो गई है। तो मान लो कि ये मिरर से ये नॉर्मल से वो जितने भी एंगल पे हो वो आप डिसाइड करके ओ ए नाम की लाइन खींचेंगे।
लाइन खींचने के बाद आप एक मिरर को रखिए, ठीक है। मिरर को जब आप यहाँ पर रखेंगे तो यही BC वाली लाइन आपको मिरर के अंदर इस तरह दिखाई देगी। फिर आप अपनी सिटिंग पोजीशन करेक्ट रखिए इस AO के डायरेक्शन में, तब आपको मिरर में ये वाली लाइन दिखाई देगी। फिर आप जब इस तरफ बैठेंगे सामने, तो आप अपनी आँखों को इस तरह से जोड़िए कि ये जो मिरर के अंदर जो लाइन दिखाई दे रही है वो आपको आगे किस एंगल तक दिखाई देती है। अपनी एक आंख बंद कर कर आप इस लाइन को आगे की तरफ वॉच करते जाइए, तो आपको, आप जहाँ भी इसे सीधा आता हुआ देख रहे हैं वहाँ पर आप 2 पिन लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह AO पर भी आप कहीं भी रैंडमली 2 पिन लगा दीजिए, तो ये दोनों पिन का जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सीधा रहेगा। आप जब यहाँ से देखेंगे तो अंदर वो पिन आपको एक दूसरे के पीछे, यानी कि एक ही पिन नज़र आएगी। वो पिन के बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में 2 पिन और लगा देंगे, और उसके बाद जब ये पिन को हटा के हम लाइन खींचते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एंगल हमने यहाँ से ले रखा था, एग्जैक्टली वही लाइन को जब हमने आगे की तरफ पिन लगाकर बढ़ाया तो वही लाइन यानी वही एंगल नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी बनाती है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि आप किसी भी एंगल पे इंसिडेंस रे को लेंगे, सेम वही एंगल इस तरफ रिफ्लेक्टेड रे की तरफ बनेगा, यानी यहाँ से फर्स्ट लॉ फॉलो होता है, ठीक है। और इस तरह आप कई सारी रीडिंग ले सकते हो। जैसे आपने पहली AON वाला एंगल जो था वो 30, 40, 45, 50, 60, 70, इस प्रकार आप एंगल को लेते जाइए और इस तरफ आपको सेम वही एंगल मिलते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में इक्वल होते हैं। अब आपकी एक्टिविटी 3 है, जो कि आपका रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जनरली आपने डायग्राम बनाए हैं तो तीनों ही सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। अब इसे बताने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक प्लेन मिरर चाहिए, एक शीट चाहिए, शीट ऑफ स्टीफ पेपर, और एक लाइट बॉक्स चाहिए, एक वुडन ब्लॉक चाहिए, और पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखते जाइए क्या क्या होता है। सबसे पहले आपने एक प्लेन मिरर ले लिया है जिसका नाम हम MM' रखते हैं, और आप स्टीफ पेपर पर इस प्लेन मिरर को रखते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह से ये मिरर को रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, ये प्रैक्टिकल है आपका, और इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। आपने मिरर रखा है ना, तो इधर यहाँ पर एक मिरर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और हल्का सा उसको किसी टेबल की एज से या इस तरह से अटकाते हुए रख दिया गया। ये देखा ना, टेबल का कॉर्नर है, ये एक टेबल है, इसका एक कॉर्नर है, और उसकी एक एज पर जैसी एज है उस एज के पैरेलल उसे रख दिया है, ठीक है, हल्का सा। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो साइड वे होना चाहिए। अब मिरर की पोजीशन को आपने मार्क कर लिया शीट पर पेंसिल की हेल्प से, मतलब आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिरर की आपकी एग्जैक्ट पोजीशन है। अब होता क्या है कि आपने एक लाइट बॉक्स को रखा है यहाँ पर, ये रहा लाइट बॉक्स आपका। लाइट बॉक्स मतलब एक ऐसा बॉक्स है जो इस बल्ब के ऊपर अगर आप इस तरह से पहना देंगे तो इसमें से सिर्फ एक छोटी सी लाइट बीम ही पास होती है, एक्स्ट्रा लाइट को ये आसपास जाने से रोकता है, ठीक है। तो सिर्फ छोटी सी बीम लाइट के यहाँ से पास होती है। तो एक लाइट बॉक्स को लिया है, पोजीशन पे रख दिया इस तरफ मिरर के इस वाली, ठीक है। और प्लेन मिरर के सामने जैसे ही रखा है, तो जैसे अब ये स्लिट मतलब ये छोटा सा होल है, इसको आप खोलते हैं तो लाइट बीम इसमें से जाती है सीधी और इस प्लेन मिरर से टकराती है, ठीक है। तो ये जो जाने वाली है, तो इस बॉक्स का जो पॉइंट है इसको नाम A दे देंगे, और ये जिस पॉइंट पर जाकर मिली उसको O नाम दे देते हैं। तो AO कौन सी रे कहलाएगी? इंसिडेंट रे कहलाएगी, ठीक है। और जब ये मिरर से टकराती है तो वो टकराने वाला पॉइंट क्या है? O है, ठीक। और वहीं से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी और डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है उसे हम OB कहते हैं, यानी OB आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। OA इंसिडेंट रे है डायग्राम वाइज देखे तो, और जहाँ ये रिफ्लेक्ट हो गई वो OB रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। नाउ बैंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन दिस द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स। अब जहाँ से
रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये वाली रे जहाँ से आ रही थी उस हिस्से को आप इस तरह से कैंची की हेल्प से काटते जाइए, ठीक है, मतलब मिरर के सामने की तरफ कैंची को चलाते जाइए, उस पार्ट को कट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपने रिफ्लेक्टेड रे की साइड ये वाली रे थी वो अपने पार्ट को कट कर लिया, तो आपका रिफ्लेक्टेड वाला हिस्सा हट चुका है। नाउ आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब आपने उसे कट किया तो रिफ्लेक्टेड रे उस फोल्डेड पार्ट पर फॉल नहीं हुई व्हेन यू ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, और आप फिर से जब उसको ओरिजिनल पोजीशन पर रख देते हो तो आपको फिर से रिफ्लेक्टेड रे दिख जाएगी। मतलब अगर आप इसको फिर से चिपका कर ऐसे रख देते तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ में दिखेगी, और जब आप कट कर दोगे तो आपको रिफ्लेक्टेड रे नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो यही है ना जहाँ से आपने काट दिया उसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पता चलता है कि रिफ्लेक्टेड रे को अगर कट करते गए तो उसका एंड भी इसी पॉइंट पर आया, यानी रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट से जनरेट हुई थी, ठीक है, और इंसिडेंट रे तो ऑलरेडी उसी पॉइंट पर है, और नॉर्मल दोनों के हमेशा बीच में ही बनता है। नाउ जब आप पूरे पेपर शीट को टेबल पर फैला देते हैं तो वो एक प्लेन की तरह काम करती है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हैं वो तीनों आपको एक ही पॉइंट पर नज़र आएंगे। अगर आप इंसिडेंट रे को भी इस तरह से कट कर देते तो भी वो दोनों मिलकर एक ही पॉइंट पर एंड होते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तीनों की जो पोजीशन है वो एक ही पॉइंट पर बनती है, जो कि आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, यहाँ हम देखेंगे कि जो भी इमेज प्लेन मिरर में बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप अपना खुद का फेस जब प्लेन मिरर में देखते हैं तो आपको पता है कि उसकी आपकी खुद की जो शेप या बॉडी की साइज़ और शेप है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा रियल में है, यानी कि इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में वो उसकी साइज़ और शेप ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सेम होती है। सेकेंड है, इमेज इन द प्लेन मिरर इज़ इरेक्ट, हमेशा इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में वो इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सीधी है तो एज इट इज़ सामने की तरफ भी सीधी इमेज ही बनती है। थर्ड है, द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, आप उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते, जब तक आप उस मिरर के सामने हो तब तक आपके जैसी एक इमेज अंदर बन रही है, उसके बाद आप उसको वहाँ से हटने के बाद उस इमेज को अंदर कैप्चर नहीं कर सकते। ऐसी इमेज जिनको आप कैप्चर कर सकते हो उनको आप रियल इमेज कहते हो, बट प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल यानी कि आभासी होती है, वो स्क्रीन पर नहीं मिल सकती। और प्लेन मिरर से जो इमेज मिलती है वो सेम डिस्टेंस पर मिलती है, मतलब अगर आप ये कैंडल है, कैंडल मिरर के सामने रखी है तो जितनी डिस्टेंस पर रखी हो मिरर के अंदर भी वो उतनी ही डिस्टेंस पर नज़र आती है। आप खुद भी एक्टिविटी कर सकते हो, जब आप मिरर के सामने की मिरर की तरफ चल के जाते हो तो अंदर आपकी इमेज भी मिरर की तरफ चलती हुई नज़र आती है। जब आप मिरर से दूर जाते हो तो अंदर आपकी इमेज भी मिरर से दूर जाने लगती है। तो आप जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से खड़ी है, जितनी दूरी पर भी, उतनी ही दूरी पर अंदर इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर खड़ी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमेशा प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है ऑब्जेक्ट के, यानी कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट उस इमेज का राइट होता है और इमेज का ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट इमेज का लेफ्ट पार्ट होता है, जिसको हम लेटरल इन्वर्जन भी कहते हैं। इन शॉर्ट, द लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट रिवर्स होना किसके अंदर, मिरर के अंदर, ठीक है, ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। जैसे कि आपका ये जो हैंड है अगर आप देखते हो तो वो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ वो किस साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, और अंदर की तरफ वो राइट हैंड साइड पर होता है, तो ये लेटरल इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसे फॉर्मेशन होता है। तो जब आप प्लेन मिरर के अंदर देखते हो तो आपकी खुद की इमेज आपको मिरर के पीछे की तरफ दिखाई देते हैं। आप जब मिरर के सामने की तरफ मूव करते हो तो आपकी इमेज भी मिरर के टूवर्ड्स मूव करती हुई नज़र आती है। आप दूर जाते हो मिरर से तो आपकी इमेज भी दूर जाती है।
In every case the distance of your image from the mirror is equal to your distance from the mirror. ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस इक्वल होती है. नाउ लेट अस प्रूव दिस फैक्ट ज्योमेट्रिकली बाय ड्राइंग रे डायग्राम एंड यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हम उसी रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करते हुए ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करेंगे कि कैसे मिरर के अंदर सेम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज भी उसी डिस्टेंस पर दिखाई देगी. तो पहले डायग्राम के लिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट है वो आपका पॉइंट सोर्स है. ठीक है, ऑब्जेक्ट खुद एक छोटा सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है लाइट का. तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ओ आपने एक प्लेन मिरर पी क्यू के सामने रख दिया. देखते जाइए इस डायग्राम को देखकर. एक ओ नाम का पॉइंट सोर्स है जिसको आपने इस पी क्यू नाम के मिरर के सामने रख दिया है. अब लाइट रेस स्टार्टिंग हो जाएगी पॉइंट ओ से आना, ओ से ए की तरफ आएगी. ठीक है, तो ऐसे कई लाइट रेस निकलती है, बट यहाँ सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंट के लिए हम 2 कंसिडर कर लेते हैं. तो लाइट रेस ट्रैवल करती है पॉइंट ओ से और सभी डायरेक्शन में करती है जहाँ जहाँ वो फैलेगी. लेकिन उसमें से हम केवल 2 रेस कंसिडर करते हैं, ओ ए और ओ सी. ओ से ए वाली और ओ से सी वाली, जो इस पॉइंट सोर्स से निकलकर मिरर पर फॉल्स हुई है. नाउ ये रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी क्योंकि ओ ए और ओ सी एक इंसिडेंट रे है और जब कोई मिरर पर फॉल्स होगी तो उनका रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है. तो जो ओ ए आई है वो रिफ्लेक्ट होकर ओ बी की डायरेक्शन में जाएगी और ओ सी वाली रिफ्लेक्ट होकर सी डी की डायरेक्शन में जाती है. नाउ अब जैसे जैसे हम इस रिफ्लेक्टेड रेज मतलब ओ ए पर जो आई है वो रिफ्लेक्ट हो गई और सी पर आई वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो ओ ए वाली का इंसिडेंट एंगल I1 था और ए से ही रिफ्लेक्ट हुई ए बी, तो ए बी का रिफ्लेक्शन एंगल R1 था. उसी तरह ओ से सी पर फॉल्स हुई, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 था और सी से डी की ओर रिफ्लेक्ट हो गई तो वहाँ ये दोनों के बीच में नॉर्मल बना और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 था. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों रेज रिफ्लेक्ट हो गई. अब अगर हम इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा पीछे की तरफ ड्राइंग करते हैं तो ये जहाँ जहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ ए से और सी से, ये दोनों रिफ्लेक्शन पीछे की तरफ किसी पॉइंट पर मिलता हुआ नज़र आता है और उसी पॉइंट पर हमारी इमेज बनेगी. तो अगर हम उसे बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो हमें एक पॉइंट आई मिलता है जिसको हम इमेज का नाम देते हैं. Since the reflected rays do not actually meet at eye, अब देखो होना क्या चाहिए था, इसको पीछे मिलना चाहिए था, बट पीछे तो पॉलिश है ना, इसलिए ये कभी आई पर एक्चुअली में नहीं मिल सकती, सिर्फ आपको दिखती है मिलती हुई. इसीलिए हम कहते हैं कि जो इमेज बनती है मिरर में वो वर्चुअल होती है. ठीक है, सिर्फ मिलती हुई नज़र आती है, एक्चुअल नहीं मिलती. आप उसको एक्सटेंड करके देख रहे हो तब समझ आ रहा है कि वो पीछे मिल सकती है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे वर्चुअल इमेज, जिसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते. अगर ये इस तरफ कहीं एग्जिस्ट करती, जैसे पीछे तो पॉलिश है ना, तो ये रेस कैसे जा सकती है. तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक्सटेंड करके देखा कि अंदर की तरफ ऐसे मिल रही है, तो ये वर्चुअल हुई, आभासी हुई. रियलिटी में होती तो ये इस तरफ एयर में कहीं किसी पॉइंट पर मिलती हुई नज़र आती, ना कि पॉलिश के अंदर. इसलिए मिरर के अंदर की तरफ बन रही है ये इमेज, अंदर की तरफ बन रही है. तो जहाँ ऑब्जेक्ट था देखो उतनी ही दूरी पर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी और उतनी ही दूरी पर ये इमेज की डिस्टेंस है. अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है मिरर के सामने तो उसकी इमेज जस्ट एग्जैक्टली उसी के उतनी ही दूरी पर इस तरफ दिखाई देगी. और मिरर के अंदर दिखाई दे रही है मतलब आप मिरर के अंदर इस इमेज को देख जरूर सकते हो, बट इसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते क्योंकि ये मिरर के अंदर है, वर्चुअल फॉर्म में है. ठीक है, तो यहाँ पर ओ से एल के डिस्टेंस और एल से आई की डिस्टेंस जो रहेगी वो इक्वल होगी. और यही हमने शो किया कि किसी भी प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही इमेज की मिरर से डिस्टेंस होती है. नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, जब हम बोलेंगे कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, अभी तो हमने पॉइंट सोर्स लिया था, ओ नाम की ऑब्जेक्ट थी जो पॉइंट सोर्स थी. अगर कोई बड़ी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जैसे पेन, पेंसिल या कोई लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब मान लो पेंसिल है, कोई बड़ी चीज़ ले लो.
अगर उसको हम प्लेन मिरर के सामने रखते तो हम उसके 2 पॉइंट ले लेते, ए और बी, क्योंकि पेंसिल है ना, देखो जैसे वहाँ पॉइंट सोर्स लिया था ना हमने ऊपर की तरफ, वैसे ही यहाँ पर हमने बड़ी ऑब्जेक्ट को पेंसिल मान लिया, ए और बी 2 पॉइंट ले लिया। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट से जो लाइट रे है वो बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे आएगी। ठीक है, और जो सीधी आती है 90 डिग्री पे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सीधी चले जाती है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो अगर 90 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसलिए वापस इसको एज इट इज़ भेज दिया जाता है। तो ए पॉइंट से 2 लाइट रेज निकली, एक तो बिल्कुल सीधी और एक थीटा एंगल पे। तो एक जिस एंगल पे निकली है वो नॉर्मल के साथ I1 एंगल बनाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद R1 एंगल बनाएगी। इसी तरह इस पॉइंट से जो सीधी आई थी वो तो रिटर्न हो गई, पर इस पॉइंट से जो एक और रेज निकली हैं वो इंसिडेंस एंगल I2 बनाएगी किसी पॉइंट पर, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 बनाएगी। ठीक है, अगेन हम इस तरफ से ही देख सकते हैं क्योंकि यहाँ तो पॉलिश है। तो जब हम यहाँ से इस पेंसिल की इमेज देखते हैं तो एक रेस तो हमें बिल्कुल सीधी नज़र आती है और दूसरी वाली कुछ इस तरह से इंसिडेंट, यानी कि इस जो रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से उसको हम थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। इसको भी सेम हम थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो जहाँ दोनों पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और ये प्लेन वाली भी जो 90 डिग्री पर आई थी उनको भी एक्सटेंड करेंगे तो ए डैश बी डैश हमें इमेज ऑब्जेक्ट की मिल जाएगी, जो कि एग्जैक्टली जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट थी मिरर से उतनी डिस्टेंस पर इमेज भी मिरर से होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी एक्टिविटी थी जिससे आप ये समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ भी इक्वल होते हैं। जितनी लेंथ इस पेंसिल की थी मिरर के अंदर भी उतनी ही लेंथ की पेंसिल आपको नज़र आएगी, यानी इसका शेप और साइज़ भी एग्जैक्टली सेम ही होता है ऑब्जेक्ट के। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।